बुलेट। घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी ही है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटफटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में। हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो। अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी? बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है,
कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है। अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना। अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। कंकाल का रहस्य। चौरा गांव के खेतों में इन दिनों खुदाई का काम चल रहा था। असल में इसी गांव से होकर एक अच्छी सड़क गुजरनी थी, इसलिए यहां खुदाई शुरू की गई थी। अचानक एक दिन खुदाई करने वाली मशीन से कुछ टकराता है। बाद में जब खोजबीन की जाती है तो वहां से 2 कंकाल मिलते हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। आप लोगों को क्या लगता है ये किसके कंकाल हो सकते हैं? अरे साहब, हमें क्या पता ये किसके कंकाल है, आप ही लोग पता लगाइए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी फॉरेंसिक टीम अभी आ रही है। ये बताओ कि इस गांव के रहने वाला कोई जोड़ा गायब तो नहीं ना? क्योंकि शुरुआती जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि एक कंकाल किसी पुरुष का है तो एक किसी महिला का। साहब, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कंकाल मिलने का मतलब गांव के आसपास ही किसी की हत्या हुई है या फिर किसी को जलाकर मार डाला गया है। हाँ साहब, हम अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, आप लोगों की परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पुलिस का सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आखिर ये किसके कंकाल है और इनकी हत्या किसने की। ठीक है साहब, गांव के लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। हाँ साहब, पूरा सहयोग करेंगे। तो फिर ठीक है, हम अपनी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद जांच रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि ये कंकाल करीब 20 साल पुराने हैं, यानी 20 साल पहले किसी जोड़े की हत्या कर शव को यहां पर दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव, ये बताओ कि 20 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री क्या अब सुलझ सकती है? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन अब सबूत और गवाह काफी मिट गए होंगे। मुश्किल तो होगी, लेकिन शायद किसी परिवार को इंसाफ मिल सके। इंस्पेक्टर राघव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी परिवार को तो इंसाफ मिलेगा ही और किसी को उसके किए की सजा भी मिलेगी। जी सर, मैंने तो जांच शुरू भी कर दी है। 20 साल पहले इस गांव के 2 जोड़े अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने दोनों ही परिवारों के बाकी के सदस्यों से बातचीत शुरू की तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन ये दोनों शव किस परिवार के सदस्यों के हैं, ये कैसे पता चल सकेगा? सर, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आज शाम तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसी शाम को सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही लाशें चौरा गांव के रहने वाले प्रधान सुल्तान सिंह के बेटे और बहू की है।
लेकिन इनकी हत्याएं किसने की है, ये कैसे पता लगेगा? इसी का तो पता लगाने की कोशिश में जुटा हूं सर। आज सुल्तान सिंह से मिलने भी जा रहा हूं। मेरा बेटा और बहू तो मेरे लिए सिर्फ यादों में ही रह गए थे। हमें उनकी लाशें तक नहीं मिल सकी थी। आज 20 साल बाद उनके कंकाल मिले हैं। मैं अब किसके लिए जीऊं? लेकिन सर, क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? अपने बेटे बहू की हत्या के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? अब मैं किसका नाम बोलूं? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। बस मेरे बेटे बहू को कोई वापस ला पाता। इसके बाद सुल्तान सिंह फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। सर, अब आप इनका अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। कम से कम इनका शरीर ना सही, इनका कंकाल तो आपको मिला है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी याद आए तो ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन मेरे बेटे और बहू के हत्यारों का ज़रूर पता लगाइएगा, क्योंकि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे मेरा मन नहीं मानेगा। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हत्यारे को पकड़ने की। लेकिन एक बात बताइए, उस वक्त आपको किस पर शक गया था? उस वक्त मेरे एक ड्राइवर को पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। अच्छा, और ड्राइवर पर कैसे शक हुआ था? क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर था। उस समय लेकिन लाश क्यों नहीं मिल सकी थी? उस वक्त पुलिस ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी थी। ठीक है, हमारी तफ्तीश चल रही है, मैं फिर आऊँगा। इसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है और सुल्तान सिंह अपने बेटे और बहू की याद में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद, सुल्तान सर, एक बात बताइए, जब आपके बेटे बहू की हत्या हुई थी, उसी के आसपास आपके ही गांव का रहने वाला एक और जोड़ा उसी वक्त गायब हो गया था ना? हाँ सर, अलका और अभिषेक, वो भी मेरे बच्चों जैसे ही थे। तो फिर वो कहाँ है? उनका भी आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन बताते हैं कि कुछ साल पहले अभिषेक को गांव के ही किसी आदमी ने मुंबई में देखा था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। यानी अभिषेक और अलका की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने किसी वजह से खुद ही गांव छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभिषेक मेरे बेटे संतोष का अच्छा दोस्त था और उसका मेरे घर भी आना जाना लगा रहता था। हो सकता है कि उसने मेरे बेटे और बहू के बारे में सुन लिया हो और ये गांव छोड़ दिया हो सकता है। उनके परिवार का कोई अब नहीं रहता क्या इस गांव में? अब तो कोई नहीं रहता। एक चाचा थे, लेकिन उन्होंने भी अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया है। वो भी अब कहीं शहर में ही बस गए हैं। ओह, अभिषेक और अलका के बारे में भी पता लगाना होगा। हो सकता है कि वही इस हत्या के बारे में कुछ बता सके। हो तो सकता है, लेकिन वो बेचारे तो खुद ही वक्त के मारे थे, वो क्या बताएंगे। फिर भी सर, जब केस दोबारा खुला है तो जांच तो करनी ही पड़ेगी, और इस बार तो लाशें भी बरामद हुई है। कुछ दिन तक लगातार तफ्तीश चलती रही। एक दिन थाने से सुल्तान सिंह को फोन आता है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, मैं कांस्टेबल तुलाराम बोल रहा हूँ थाने से। आपको थाने आना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों? सर, किसी की पहचान करवानी है। अच्छा ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। सुल्तान सिंह दोपहर में थाने पहुंचता है। कई पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। सर, आपके बेटे की हत्या का रहस्य आज शायद सुलझ जाए। अच्छा इंस्पेक्टर राघव, पर वो कैसे? सर, उस आदमी को देखिए, क्या वही अभिषेक है? सुल्तान सिंह की आंखों में हैरानी से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, यही अभिषेक है। ये आपको कहाँ से मिला? सिर्फ अभिषेक ही नहीं,
बल्कि इसकी पत्नी अलका भी इसके साथ है। मैडम, जरा अभिषेक की पत्नी को लाइए। जैसे ही अलका को पेश किया जाता है, सुल्तान सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। सुल्तान सर, क्या हुआ आपको? आप अलका को देखकर गिर क्यों गए? सुल्तान सिंह सर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये अलका नहीं, बल्कि ये तो मेरी बहू रितु है। पूरा थाना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। क्या? इसके बाद हर किसी को 2 कंकाल और हत्या का रहस्य समझ में आ गया। अभिषेक और रितु ने मिलकर संतोष और अलका की हत्या की थी और लाश को जमीन के नीचे दबा दिया था। आज 20 साल बाद इस हत्या का रहस्य खुल सका था कि अवैध प्रेम संबंध में 2 मासूमों की जान गई थी।